Hi friends, welcome to my YouTube channel Smart Study with Abhay. Today we will study about History Class 10 Chapter 1 Part 4. आज हम बात करेंगे आपका नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 4, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है ये, ठीक है, इस वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है। अब किस तरीके से उस टाइम पे आपके नेशन को विजुअलाइज किया जाता था, ठीक है। तो आपका स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। जैसे कि ये बहुत इजी है कि हमें अगर किसी भी कंट्री का रूरल रिप्रेजेंट करना है तो हम एक स्टैचू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी का नेशन, कभी भी कोई नेशन है, अपना इंडिया ही नेशन है, उसे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आर्टिस्ट थे जो भी 19th और 18th सेंचुरी में, उन्होंने एक रास्ता निकाला अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशन को माना कि नेशन क्या है, एक पर्सन की तरह है, एक फॉर्म ऑफ पर्सन, ठीक है। और एक बोल सकते हैं कि जैसे उन्होंने माना कि नेशन को एक फीमेल फिगर बना दिया, ठीक है। जो फीमेल फिगर उन्होंने नेशन को बनाया वो फीमेल फिगर कोई एक लेडी नहीं थी, एक उन्होंने इमेजिनेशन की एक फिगर बनाई, जो कि फिगर फीमेल उन्होंने चॉइस करी एक नेशन को पर्सिफाई करने के लिए। वो एक रियल लाइफ में वुमेन नहीं थी, वो सिंपल सा एक नेशन को विजुअलाइज किया कि मतलब एक जो आपका नेशन है वो इस तरीके का रहेगा आपका, ठीक है। तो आपकी वो क्या थी, एक सिंपल सी एक इमेजिनेशन थी कि नेशन को आप उन्होंने एक फीमेल फिगर का फॉर्म दे दिया। हाँ, और ये इससे क्या हुआ, rather it sought to give the abstract idea of nation in a concrete form, ठीक है, एक तरीके से। तो अगर हम बात करें तो सिंपल सा बात है, नेशन को उन्होंने क्या किया, एक एलर्जी, मतलब that is the female figure became an allegory of the nation। एलेगोरी का मतलब होता है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। एलेगोरी मतलब इसमें लिखा हुआ है, एलेगोरी एक एब्स्ट्रैक्ट, मतलब आप किसी भी चीज को, जैसे आपने देखा ना पर्सोनिफिकेशन होता है, तो सेम एज नेशन को उन्होंने पर्सोनिफिकेशन बना दिया। नेशन को एक फीमेल फिगर बना, जैसे हमारे भारत माता है वो क्या है, फीमेल फिगर है। तो उस टाइम पे जो आपका यूरोप था, यूरोप को क्या बना दिया गया, एक फीमेल फिगर बना दिया गया, ठीक है, उसे क्या माना गया। लेकिन वो रियल वो नहीं थी। आप देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आपके आर्टिस्ट थे वो क्या करते थे, वो फीमेल एल्गोरी यूज करते थे। जैसे आपको उनके आइडिया, जैसे जस्टिस को दिखाना है, लिबर्टी दिखानी है, उनको रिपब्लिक दिखाना है, तो इसके लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आपके आर्टिस्ट थे वो क्या दिखाते थे, एक तरीके से उनको वुमेन्स दिखाते थे सेम एज, और उनको रिप्रेजेंट करते थे सिंबल्स में। तो ऐसे ही आपकी जो लिबर्टी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लिबर्टी क्या रिप्रेजेंट करती थी, किसी ने रेड कैप पहनी है, किसी ने एक ब्रोकन टूटी हुई जंजीर जैसे होती है, मतलब जैसे वो क्या हो गया, आजाद हो गए। इस तरीके से जस्टिस को क्या रिप्रेजेंट किया जाता था, मतलब एक वुमेन है जो कैरी कर रखा है, उसने अपने हाथ में क्या तलवार कैरी कर रखी है, तो वो क्या है, वो आइडिया है लिबर्टी का ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऐसी फीमेल एलेगोरीज इन्वेंट करे गई आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी में नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रांस में आपका क्रिश्चियन मैरिन नाम की एक वुमेन थी, क्रिश्चियन मैरिन, ठीक है, जो आपके जिन्होंने इस वर्ड को यूज किया गया एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रांस में क्या था, फ्रांस में मेन चीज देखा जाए तो फ्रांस में इस वर्ड का यूज किया गया क्रिश्चियन मैरिन, जो कि पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, ठीक है, जो अंडरलाइन करता था आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जो कि अंडरलाइन करता था आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, मतलब एक नेशन का आइडिया। ठीक है, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं, लिबर्ट, मतलब सिंपल सा था, फ्रांस में क्रिश्चियन मैरिन था, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था जो कि एक पीपल के नेशन को रिप्रेजेंट करता था। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी लिबर्टी, रिपब्लिक, मतलब क्या था, रेड कैप पहन रखा है, मतलब जो झंडा है वो 3 तरह का है, ट्रिकलर है, और आपका पॉकेट है। स्टैचूज बनाए गए थे मैरिन के ऊपर, वो मतलब जो क्रिश्चियन मैरिन था एक नाम था जो नेशन को रिप्रेजेंट करता था। और इसके स्टैचू बनाते थे, क्यों स्टैचू बनाते थे, मतलब यूरोप में इसके स्टैचू बनाते थे ये रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए, लोग आपस में क्या करें, यूनिट हो, एक दूसरे में लोगों के लिए यूनिट रहे, और साथ साथ वो क्या कर सकें, वो अपने आप को परसुएट करें, मतलब एक तरीके से वो अलग अलग ना समझें अपने आप को, वो एक व्यक्ति समझें, एक कम्युनिटी समझें। इस वजह से आपका क्रिश्चियन मैरिन की हर जगह स्टैचू बनाए जाते थे टू आइडेंटिफाई विद मैरिन इमेजेस और मार्कर। और इनके जो क्रिश्चियन मैरिन के जो इमेजेस थे वो आपके स्टैंडर्ड कॉइन्स पे भी लगाए जाते थे। सिमिलरली जर्मनी बिकम द एलेगोरी ऑफ जर्मन नेशन, ऐसे आपका जो जर्मनिया था वो एक आपका एलेगोरी बन गया जर्मन नेशन का। और इसी तरीके से आपके बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो आपके किस तरीके से अपने अपने नेशन बन गए, ठीक है। तो हम बात करेंगे आपके नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की।
तो चलिए गाइस फिर अब बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की। ओके, तो अब हम बात करते हैं आपका जो लास्ट मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट में आपका क्या हुआ, जो आपके लिबरल डेमोक्रेटिक लोग थे, ठीक है, उनकी जो एस्पिरेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मतलब रिटेन इट्स आइडियल्स लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द डेमोक्रेसी बट बिकम अ नैरो क्रीड। मतलब अब वो लोग इतने ज़्यादा गुस्सा में आ गए थे, इतने ज़्यादा मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया चुका था, ठीक है। और ड्यूरिंग और इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो क्या कर रहे थे, वो इनटॉलरेंट हो रहे थे। आपस में ग्रुप थे, उनकी एक दूसरे से बनती नहीं थी और वो बिल्कुल हर बात पे लड़ाई करने तैयार हो जाते थे। और बहुत सारे जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने क्या किया, उनकी जो नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस थी वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। और वो अपनी क्या चाहते थे, अपनी आर्मी के साथ युद्ध करना, मतलब वॉर करना चाहते थे और हर बात पे अपनी ऑटोनॉमी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कब? बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब आपका 19th सेंचुरी में जो लास्ट क्वार्टर है, जो लास्ट के 25 इयर्स है, तो उसकी बात कर रहे हैं। और मोस्ट सीरियस सोर्स नेशनलिस्ट टेंशन की हुई 1871 के बाद, ठीक है, जहाँ पे जो मोस्ट सोर्स मतलब बोल सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई वो था आपका बाल्कान्स, ठीक है। बाल्कान्स क्या था, बाल्कान्स आपका वो एरिया था जहाँ पे डिफरेंट बाल्कान्स आपका वो एरिया था जहाँ मतलब एक तरीके से जहाँ पे डिफरेंट तरीके के अपने एथनिक वेरिएशंस रहते थे, तरह तरह के लोग रहते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको नाम बताऊं धीरे धीरे और मैं एक्सप्लेन करूं। तो इसमें आपके देखिए बल्गेरिया था, अल्बानिया था, ग्रीस था, ठीक है, क्रोएशिया था, बोस्निया था, हर्जेगोविना था, रोमानिया था। ये सारे लोग बाल्कान्स एरिया में रहते थे। बाल्कान्स जो था आपका बाल्कान एरिया में रशिया में रहा करते थे, ठीक है। स्लोवेनिया, सर्बिया, और इन सबको कहा जाता था स्लेव्स। स्लेव्स मतलब स्लेव्स नहीं, आपका SLVS स्लेव्स कहा जाता था, ठीक है। और इनके बहुत सारे जो आपके बाल्कान्स लोग थे वो सब ऑटोमान एम्पायर के अंडर थे, ठीक है। और आपकी जैसे ही रोमांटिक नेशनलिज्म जो मैं आपको बताया था, रोमांटिक नेशनलिज्म लोग जो आपके फोर डांसेस हो रहे थे, जो देशभक्ति के कविताएं वक्ताएं जो लिखी जा रही थी, तो एक तरफ तो ऑटोमान एम्पायर आपका टूट रहा था और वहीं इधर एक तरीके से ये सब चीजें क्या कर रही थी, यूनिटी क्रिएट कर रही थी। इन दोनों के कारण आपका वहाँ पे क्या हो गया, एक एक्सप्लोसिव हो गया, एक एक्सप्लोजन क्रिएट हो गया, ठीक है। और आपकी 19th सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर था उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, ठीक है। और मतलब कुछ सारा मॉडर्नाइजेशन लेके आया, थोड़ा सा अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, इंटरनल रिफॉर्म्स किए, लेकिन बहुत थोड़ी सी ही सक्सेस मिली। और ये वन बाय वन इसके जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट और आपके जो यूरोप के जो सारे नेशन थे वो सब इससे अलग हो रहे थे। और जो बाल्कान के जो पीपल थे उनको वो अपने आप को इंडिपेंडेंट चाहते थे और साथ साथ पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे, ठीक है। धीरे धीरे जो बाल्कान एरिया जितने भी मैंने आपको बताया था सारे आपको क्रोएशिया और रोमानिया, ग्रीस, ठीक है, मैं और आपका बल्गेरिया और ठीक है बोस्निया हर्जेगोविना, ये सारे लोग धीरे धीरे सब के अलग हो रहे थे, ठीक है। और वो बता रहे थे, अपने आप को ये प्रूव कर रहे थे कि ये सब लोग जब से इनका मतलब ये हमेशा से इंडिपेंडेंट ही रहे हैं। जो इन्वेडर्स हैं मतलब जो फॉरेनर्स जो आए हैं उन्होंने इनको जीत जीत के एक टेरिटरी बना दी, तो अपने आप को प्रूव कर रहे थे और सब अपने लिबरल होना चाहते थे, ठीक है। और hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as a time to win back their long last independence। और साथ बल्कान में ऐसे ही कर करके धीरे धीरे कर करके उसके जो सारे एरियाज थे, सारे जो उसके डिफरेंट वेरिएशंस आते थे वो सब अलग हो गए। एज अ डिफरेंट स्लेव के नेशनलिटी स्ट्रगल के बाद और सब लोगों ने अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने के लिए क्या कर रहे थे, सब अपने इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार थे, ठीक है। बाल्कान के जो स्टेट्स थे वो आपस में एक दूसरे से बहुत जीलस थे और वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि हमें एक दूसरे से ज़्यादा टेरिटरी मिल जाए। और साथ साथ मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी बढ़ रही थी बाल्कान्स के जो आपस में जो नेशंस थे। और उस टाइम पे आपकी इंटेंस रिवालरी चल रही थी सारे यूरोपियन पावर्स में, ठीक है। जो आपकी ईच पावर थी जैसे कि आपका रशिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये मतलब और फाइनली इन सब के होते हुए दिस लीड टू सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन, फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और आपका ये सब होते हुए आपका 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। तो बाल्कान के रीजन थे आपस में बहुत लड़ाइयां चल रही थी। तो सेम बात करूं तो नेशनलिज्म आपका आया इंपेरियलिज्म के साथ, ठीक है। तो मतलब नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपेरियलिज्म लीड टू यूरोप टू डिजास्टर, और आपके पूरे यूरोप में डिजास्टर हो गया, एक तरीके से तबाही हो गई 19
14 में। लेकिन उसी टाइम में बहुत सारी कंट्रीज थी हमारी वर्ल्ड में जो क्या कर रही थी, मतलब यूरोपियन पावर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी थी जो इसके खिलाफ आवाज उठा रही थी, ठीक है, जिन्होंने इंपीरियल डोमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाना क्या समझा, बेहतर समझा। बहुत सारे लोग थे जो ऐसा नहीं चाहते थे, जो चाहते थे एक यूनिटी हमारे कंट्री में रहे। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स चलते रहे आपके हर जगह, बहुत सारे जो ऐसे कंट्रीज थे और डेवलप्ड हुए, ठीक है, जहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे दैट इन द सेंस दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एंड वर इंस्पायर्ड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। मतलब वो लोग क्या चाहते थे, एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी रहे, ठीक है, आपस में लोग एक दूसरे की हेल्प करें, कन्फ्रंटेशन रहे दोनों का, हाँ, विद इंपीरियलिज्म। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ वेर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। हर जगह हर तरीके के जो लोग थे उन्होंने नेशनलिज्म की थिंकिंग अपने अकॉर्डिंग बना रखी थी। कोई सब लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, कोई किसी के अंडर में रहना नहीं चाहता था। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स कैम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल यूनिवर्सल। लेकिन जो आपका आइडिया है कि सोसाइटी आपकी क्या है, नेशनल स्टेट है, और इसे हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, नेचुरल और यूनिवर्सल। वैसे देखा जाए कि आपका जो नेशनल स्टेट्स हैं ये क्या है, सब गॉड ने बनाए हुए हैं, ठीक है, गॉड गिवन है, हमें इसमें डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। बट उस टाइम पे कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि आपका ये सब कुछ कर सकें, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का टॉपिक, ठीक है। तो अब ऐसे तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, लास्ट में, ठीक है, बहुत सारी मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्रिस्टो मैंने आपको बताया, ठीक है। आपका स्टार्टिंग में थोड़ी सी वीडियो में गड़बड़ी हो गई, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप सीरीज रिगार्डिंग उससे पूछ लीजिएगा। चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के बारे में बताया गया है, जर्मनी के बारे में बताया गया है, इटली के बारे में बताया गया है, सारी कंट्रीज के बारे में बताया गया है, कैसे यूनिफाइड हुई, किसका क्या रोल प्ले रहा। तो इस तरीके से इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और मेरा आपसे यही है कि ज़्यादा थोड़ा सा हिस्ट्री है, आपके 4 चैप्टर ही आते हैं पूरे 10th में, तो ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर आप रोज़ पढ़ी भी रहेगी, आपकी 1 मंथ में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी अगर आप ढंग से 4 चैप्टर्स को पढ़ लें। इवन आप 1 वीक में 1 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर 4 चैप्टर्स इन अ मंथ, ठीक है, इन अ लॉकडाउन। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूज़ करिए, ठीक है। यही मेरा आप लोगों का मैसेज है, देखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। टाइम इज सो प्रीशियस, मुझे भी पता है टाइम इज प्रीशियस, लेकिन क्या है कि हम लोग इसे यूज़ नहीं कर पाते। इवन मैं आई एम गिविंग द लेक्चर्स बट आई कांट फॉलो इट, मैं भी इसे फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है, मैं भी नहीं मानता। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। आप तो देखिए टिकटॉक बैन हो गई है, आपकी गवर्नमेंट ने टिकटॉक के साथ 59 ऐप्स हैं वो भी बैन कर दिए हैं। ये कि हमारी गवर्नमेंट करे, बहुत अच्छा है हमारी सरकार है। लोग इससे क्या होंगे, इंस्पायर होंगे, वो समझेंगे कि मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, चाइनीज़ ऐप का यूज़ मत करिए, अपने इंडियन ऐप को यूज़ करिए, ठीक है। सेम है जो आपका रैपोसो ऐप है उसे यूज़ करिए, वो भी आपका सेम है टिकटॉक की तरह ही है, ठीक है। और अपने इंडियन ऐप्स को ज़्यादा फोकस करिए इन कंपैरिजन टू चाइनीज ऐप्स, ठीक है। तो अब उस बात को छोड़िए, अब बात करते हैं कम टू द चैप्टर। तो अब तो आपका हो गया हिस्ट्री का चैप्टर खत्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट में ज्योग्राफी के चैप्टर के बारे में, ठीक है। अगर आपको गाइस मेरी वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस, ठीक है। आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरी वीडियो के, ओके। तो वैसे तो मोस्टली मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।